जनजातियों के लिए हमारे संविधान में क्या हक और अधिकार दिया गया है उसके संबंध में कुछ बताना चाहते हैं। हिंदू समाज में कुछ दबे कुचले जातियों को अछूत समझा जाता था। अस्पृश्यता के आधार पर उसके साथ भेदभाव की जाती थी। सदियों से उसे दबाकर रखा गया था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस देश में उसे लागू किया गया। इस संविधान में इन दबे कुचले जातियों के लिए, इसके उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए, इसके कल्याण के लिए सभी तरह से, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी तरह के प्रावधान किए गए। कुछ प्रावधानों का मैं उल्लेख करता हूँ। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट का आरक्षण किया गया। अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी सेवाओं में, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, वहाँ भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 के तहत जो पंचायत से संबंधित है, वहाँ भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका में भी, वहाँ भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 244 के तहत जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ जितने भी पद अध्यक्ष का है, पंचायत में हो या नगर पालिका में हो, वहाँ पर चाहे मुखिया का हो, प्रमुख का हो, चाहे जिला परिषद अध्यक्ष हो, वहाँ जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 ए, ये केंद्र सरकार ने वहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। वहाँ पर जितने भी तरह के अधिकार और कल्याण और हक समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से जितने भी वहाँ उत्थान का कार्य होता है, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उसकी वो समीक्षा कर सकते हैं। और संविधान के द्वारा जो हक मिला हुआ है उसकी भी पूरी तरह उनको मिल रहा है कि नहीं, इसकी भी समीक्षा का अधिकार उनको दिया गया है। अब अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ किसे कहते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 341 में और 342 में उसके तहत प्रावधान किया गया है। राज्य के राज्यपाल महोदय द्वारा उसके परामर्श से महामहिम राष्ट्रपति महोदय अधिसूचना निकालते हैं, लिस्ट निकालते हैं उन दबे कुचले जातियों का या उन अछूत जातियों का जो 341 और 342 में अधिसूचित है। वो जो आदेश निकला है उसका नाम है संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950, जो 341 के तहत निकला है अनुच्छेद के तहत, और 342 के अनुच्छेद के तहत निकला है संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950। उसमें इन जातियों का को अधिसूचित किया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अनुच्छेद 46 जो है वो नीति निर्देशक तत्व के तहत जो शिक्षा और आर्थिक हितों का संवर्धन के लिए, हितों की रक्षा के लिए इसमें प्रावधान करने का निर्देश सरकार को दिया गया है तथा सभी तरह से शोषण और सामाजिक अन्याय से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अस्पृश्यता के आधार पर यदि कोई विभेद करता है तो उसको अपराध माना जाएगा और उस अपराध के लिए विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। और इसी के तहत एक कानून बना, माने
भारत सरकार ने बनाया, जिसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसमें अनुसूचित जातियों को, आदिवासियों को हिंदू समाज का अंग माना गया है, उसको और हिंदू ही उसको माना गया है, इसलिए वो हिंदू हो गए एक तरह से। दूसरा जो 1955 में एक कानून और बना जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जाता है, उसमें भी जनजातियों की रूढ़ी और प्रथा को हिंदू विधि माना गया है, और इस जो मानते हैं इस कस्टम और यूसेज को, उसको हिंदू माना गया है। इसलिए हमारे जनजाति कस्टम है वो हिंदू विधि के तहत उसको मान्यता प्रदान की गई है। अब जब हिंदू घोषित हो गया तो अब जो संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। इसमें कॉलम 3 जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति यदि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को छोड़ करके कोई अन्य धर्म मानता हो तो अनुसूचित जातियां नहीं समझा जाएगा। और ये दोनों के लिए आदेश है, अनुच्छेद 341 और 342 दोनों के लिए ये प्रावधान किया गया है। और इसी के तहत 1956 में संशोधन कर दी गई इस तरह का आदेश। अब आर्टिकल 25 जो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है, कोई भी अपने अंतःकरण इतने भोले भाले आदिवासी हैं उनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने लगे। धर्मांतरित करने के बाद वो लोग क्या किए कि अपना जो सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट वो जनजाति का बनाने लगे, और यहाँ जितने भी सरकारी सेवा है, चाहे भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, उनके द्वारा भरे जाने लगे। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अपने निर्णय में दिया है कि ईसाई समाज में कोई जाति प्रथा नहीं होती है, वो जाति विहीन समाज है, इस तरह का निर्णय दिया है। तब पर भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है जो अवैध है, जो फर्जी है। उसी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सारे जो भारत सरकार के क्लास 1 सर्विस से लेके क्लास 4 तक, राज्य सरकार के क्लास 1 सर्विस से लेके क्लास 4 तक, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो नगरपालिका का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, जो आरक्षित सीट जो जनजातियों का है वहाँ पर वो लोग चुनाव जीत करके जा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, और ये सारे जगहों में कई जगह तो मंत्री भी बने हुए हैं। इसके बाद आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया। उसके हमारे अध्यक्ष थे स्वर्गीय बीपी मंडल जी। उनके समय भी ये इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव जीते हैं, उनकी भी जांच की जाए और उनको भी अपने पद से पदमुक्त किया जाए, उसको सदस्यता समाप्त की जाए। उसी तरह पंचायत में भी जितने भी मुखिया बने हैं, प्रमुख बने हैं, जिलाध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष बने हैं, उनका भी सर्टिफिकेट की जांच की जाए, और यदि फर्जी पाया जाता है उसको भी अपने पद से समाप्त बर्खास्त की जाए। इस तरह की हम इस तरह जो गलत फर्जी सर्टिफिकेट भी जो भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं, हम चाहेंगे कि उनकी भी जांच की जाए और उन पदाधिकारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी आग्रह के साथ, इसी मांग के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार।